हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉप 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं गाइस। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होंगे। लेट्स स्टार्ट। हाल ही में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को किस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? तो अभी थोड़े टाइम पहले ही उनके ऊपर अटैक हो गया था, उसकी वजह से उनकी जो सुरक्षा है वो जेड से जेड प्लस सिक्योरिटी उन्हें दे दी गई है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज जेड। डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 3 3 6, ओके, 6 टाइप की सिक्योरिटी दी जाती है। और ये हम थोड़ा इसे एक बार देख लेते हैं। इसमें एसपीजी है जो सिर्फ पीएम और उनके जो परिवार है उन्हें दी जाती है। ओके, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, उसमें 200 से प्लस गार्ड होते हैं आपके पास में, और आधुनिक हथियार और गाड़ियां वगैरह होती हैं। ठीक है। उसके बाद में जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, उसमें 55 से 60 सुरक्षा कर्मी होते हैं, और ये एनएसजी कमांडो सीएपीएफ ये होते हैं। ओके। और उसके बाद में एनएसजी सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं। ये अभी रेखा गुप्ता को हाल ही में दी गई है, और बड़े नेता मुख्यमंत्री को दी जाती है। ओके। जेड सिक्योरिटी में 20-30 सुरक्षा कर्मी होते हैं, और इसमें सीआरपीएफ और सीआईएसएफ एजेंसी काम करती है, और ये वरिष्ठ वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री को दी जाती है। वाई प्लस सिक्योरिटी में 11 से 15 सुरक्षा कर्मी होते हैं, और 2-3 पीएसओ शामिल, और ये इसमें सीआरपीएफ सीआईएसएफ स्टेट पुलिस इंक्लूड होती है, और हाई प्रोफाइल नेता फिल्म स्टार्स को दी जाती है वाई प्लस सिक्योरिटी। ओके। उसके बाद में वाई सिक्योरिटी 6 से 8 सुरक्षा कर्मी होते हैं, 2 पीएसओ, और स्टेट पुलिस सीएपीएफ एजेंसी काम करती है, और राज्य स्तर के नेता या गवाह को दी जाती है। एक्स सिक्योरिटी ये भी आपके 2 सुरक्षा कर्मी होते हैं इसमें, और पीएसओ का मतलब है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। ओके। स्टेट पुलिस इसमें इंक्लूड होती है, और छोटे स्तर के जो वीआईपी है खतरे में गवाह होते हैं उन्हें ये प्रोवाइड की जाती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। 24 अगस्त किस देश का इंडिपेंडेंस डे है? ओके, आपको फोटो से समझ में आ गया होगा कि ये जेलेंस्की है, और ये यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 24 अगस्त को। डिटेल में समझते हैं गाइस। सोवियत संघ से लगाओ। 1991 में सोवियत संघ से 15 देश अलग अलग हो गए थे, सोवियत संघ टूट गया था, यूएसएसआर जिसे कहा जाता है। और यूक्रेन ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, और औपचारिक मान्यता 1 दिसंबर 1991 को जनमत संग्रह में लगभग 92% लोगों ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया। ओके। पहली बार मनाया गया 1992 से हर साल 24 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ओके। और टूटने यूएसएसआर के टूटने से बने 15 देश हैं: रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ओके। ये 15 देश हैं, और 1991 में ये टूट गया था यूएसएसआर। और सबसे बड़ा देश इसमें रूस है, और यूरोप के 3 बाल्टिक देश हैं, यूरोप के 3 बाल्टिक देश इसमें इंक्लूड हैं: एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ओके। आगे चलते हैं गाइस। प्रधानमंत्री मोदी के डिप्टी एनएसए के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक एनएसए होता है, और उसके नीचे 2-3 डिप्टी एनएसए काम करते हैं जो एनएसए को रिपोर्ट करते हैं। तो हमारे जो एनएसए है वो कौन है? अजीत डोभाल साहब। और डिप्टी एनएसए किसे किया गया है नियुक्त? अनीश दयाल सिंह को। अनीश दयाल सिंह आप याद रखेंगे। भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को सहयोग देने के लिए वर्तमान में कई डिप्टी एनएसए नियुक्त किए गए हैं, और अभी 3 डिप्टी एनएसए हैं: अनीश दयाल सिंह, और पवन कुमार, और ये आपका टीवी रविचंद्रन। ओके। ये आंतरिक सुरक्षा मामलों को देखेंगे अनीश दयाल, विदेश नीति व सामरिक मामलों के लिए पवन है, और तकनीकी व साइबर सुरक्षा मामलों के लिए ये रविचंद्रन जी। ओके। स्थापना कब हुई एनएसए का पद? 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय बनाया गया। और जो पहले एनएसए हैं वो याद रखेंगे आप, ब्रजेश मिश्रा। ठीक है। और उसके बाद में वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल 2014 से अब तक भारत के सबसे लंबे समय तक युवा तक सेवा करने वाले एनएसए। ओके। मुख्य कार्य: प्रधानमंत्री को सुरक्षा, रक्षा, विदेश नीति पर सलाह देना तथा खुफिया एजेंसियों का समन्वय रखना। ओके। और अब तक कुल 5 एनएसए बन चुके हैं: ब्रजेश मिश्रा ये सबसे पहले, अजीत डोभाल वर्तमान, और उनके बीच में जयंत दीक्षित, एम के नारायण और शिवशंकर मेनन। ओके। आगे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4। इसरो किस वर्ष अपने प्रथम भारतीय स्पेस स्टेशन मॉड्यूल BAS-01
से, मतलब आप इसे भी याद रखेंगे, BS-01 भी आ सकता है एग्जाम में, तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या है। तो ये भारतीय स्पेस स्टेशन है। ओके, उसके बाद में को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2028। ओके, सो आगे समझते हैं गाइस। इसरो प्रमुख ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला जो मॉड्यूल है वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसका वजन 10 टन है और इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, डॉकिंग और हेड सिस्टम जैसी स्वदेशी तकनीक होंगी। सो लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है अंतरिक्ष यात्री को ऑक्सीजन, पानी और तापमान नियंत्रण को उपलब्ध कराना। डॉकिंग क्या है? दो अंतरिक्ष यान मॉड्यूल को जोड़ने की तकनीक। हेड सिस्टम क्या है? मॉड्यूल के बीच प्रवेश निकास का दरवाजा। ओके, और आपका यह लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 450 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है? पृथ्वी से 160 से लेकर 1000 किलोमीटर ऊंचाई पर उपग्रह स्टेशन की कक्षा। ओके, ये इतनी किलोमीटर की दूरी में जो आती है 160 से 1000, उसे लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। और इसके अलावा भी और भी ऑर्बिट होते हैं। एक लो अर्थ ऑर्बिट, इसके मैं बात पीछे कर चुकी हूँ। मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और हाई इलेप्टिकल ऑर्बिट। ओके, सो इसमें क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए समझूं और इजी एग्जांपल से मैं बात करूं, तो पास वाली गली में चक्कर लगाना अर्थ के पास, ठीक है। उसके बाद में मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये क्या है? शहर की आउटर रिंग रोड पर घूमना। ओके, और इसकी जो किलोमीटर में, मतलब कितने किलोमीटर तक ये क्लास बनाई जाती है, ये है आपका 2000 से 36,000 तक। ओके, इसमें नेविगेशन सैटेलाइट्स जो नाविक पर अभी हम काम कर रहे हैं, और जीपीएस जो है ये है अमेरिका की, रखे जाते हैं। ओके, उसके बाद में जीईओ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये 36,000 किलोमीटर से आगे है। और इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, टीवी, वेदर यहाँ होते हैं, ठीक है। और बहुत ऊंचे टावर पर बैठकर पूरे शहर को देखना। उसके बाद में एचईओ, इसमें क्या है? सर्विलांस और कुछ रिसर्च सैटेलाइट्स होते हैं, और अंडाकार इसका शेप होता है। इलेक्ट्रिकल से आप समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल क्या है? रोलर कोस्टर जैसा, कभी पास कभी दूर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है ना, इसलिए। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, तीसरी बार BFI, ये आपका है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज अजय सिंह। ओके, सो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1949 में हुई थी, और देश में मुक्केबाजी खेल का सर्वोच्च संगठन है, याद रखेंगे आप। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। जिम्मेदारी क्या है? भारत में बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं का संचालन करना, खिलाड़ियों का चयन करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना। ओके, मान्यता क्या है? BFI को अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन और भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है। किससे? जो आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उससे, और भारतीय ओलंपिक संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। सौरव गांगुली को किस टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रिटोरिया कैपिटल्स। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया, मतलब ये किस टीम का नाम है? कभी आपने पहले, कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, तो इसीलिए डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। तो जैसे हमारे इंडिया में IPL होता है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में साउथ SA20 लीग का आयोजन किया जाता है, और इसे मिनी IPL इन साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है। ओके, सो इसमें क्या होता है कि ये अफ्रीका की पेशेवर T20 क्रिकेट लीग है, जिसका पहला सीजन 2023 में खेला गया है। सो भी ये 2-3 साल पहले स्टार्ट किया गया है, और इस लीग का संचालन क्रिकेट साउथ अफ्रीका करती है। इसमें 6 फ्रेंचाइजी टीम है, और ये सभी टीम्स IPL फ्रेंचाइजी मालिकों की हैं। ओके, जैसे मुंबई इंडियंस, CSK और DC वगैरह के जो मालिक है उन्हीं की है। और SA20 का आयोजन IPL की तरह ही फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल पर किया जाता है, और यह लीग ICC के FTP फ्यूचर टूर प्रोग्राम में शामिल है, और दक्षिण अफ्रीका के घरेलू क्रिकेट को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। सो जो 6 टीम है इसके अंदर, उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो इसमें है ये MI केप टाउन है, और मालिक कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, मतलब। ओके, उसके बाद में IPL की टीम मुंबई इंडियंस। ओके, मालिक है इसके अंबानी साहब। उसके बाद में दरबंस सुपर जायंट्स, और ये मालिक है RPSG ग्रुप, संजीव गोयनका। IPL की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के भी हैं, मालिक हैं। उसके बाद में जोबर्ग सुपर किंग्स, मालिक चेन्नई सुपर किंग्स। ओके, और IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं। उसके बाद में पाल रॉयल्स, मालिक मनजीत बराथा,
अमेजिंग मीडिया के हैं। और आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के मालिक हैं। उसके बाद प्रिटोरिया कैपिटल जिसके सौरव गांगुली हेड कोच बने हैं, ये इसके मालिक जीएमआर ग्रुप। आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स के मालिक हैं। सनराइजर्स ईस्टर्न केप, ये हैं आपके सन टीवी नेटवर्क्स। और आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने किस वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और कुल कितना भार उठाया? सो करेक्ट ऑप्शन इज 48 किलोग्राम वर्ग में और 193 193 केजी भार। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, खासकर इंडियंस के लिए। सो 2025 का कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भारत में आयोजित हुआ 24 से 30 अगस्त तक अहमदाबाद के नरनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ओके, और यह एक क्वालिफायर मुकाबला था जो 2026 ग्लासगो गेम्स के लिए है। ठीक है, इसमें जो क्वालिफाई करेगा वो इसमें रिप्रेजेंट करेगा अपनी कंट्री को। ओके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत हुई थी 1949 में और आयोजन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन करवाता है। उद्देश्य क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी और क्वालिफिकेशन, और भारत क्या टॉप परफॉर्मिंग देशों में से एक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? सो करेक्ट ऑप्शन इज रूस। अभी यूक्रेन ने रूस के इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया है, जिससे उसमें आग लग गई है, तो इसलिए ये खबरों में रहा है। समझते हैं गाइस। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? यह अब बिजली घर है जहां परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से न्यूक्लियर फिजन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा पैदा की जाती है। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजन में यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239 जैसे ईंधन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद परमाणु टूटता है जिससे बहुत अधिक हीट निकलती है और इस हीट से स्टीम बनाई जाती है। ठीक है, और वो टरबाइन को घुमाती है और बिजली उत्पन्न करती है। ओके, सो आप सारा प्रोसेस आई होप समझ में आपको आ गया होगा। और जो भारत के मुख्य न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो ये है आपका कुडनकुलम, ये तमिलनाडु में है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप ध्यान रखेंगे। और भारत का सबसे पुराना एनपीपी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तारापुर में है, महाराष्ट्र में। उसके बाद में कारकापार गुजरात में भी एक एनपीपी है आपका। रावत भाटा में राजस्थान में भी है। और कुडनकुलम, केगा, नरोरा आदि। ओके, ये भी आपके एनपीपीज हैं। सो आप ध्यान रखेंगे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और प्लीज अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, कल मिलते हैं।